पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया था, लास्ट में चल रहा था हम लोग का कि इवापोरेशन जो प्रोसेस है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इवापोरेशन क्या क्या चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो वो 4 चीज़ थे जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वो था सरफेस एरिया, टेम्परेचर, फिर थर्ड था आपका विंड स्पीड, और चौथा था ह्यूमिडिटी। इन चारों पर कैसे डिपेंड करता है ये सब हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको डिस्कस कर दूं। यदि बात करें टेम्परेचर की, तो यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवापोरेशन का रेट बढ़ेगा। सेकेंड बात, ह्यूमिडिटी पर चले आए तो ह्यूमिडिटी जितना घटेगा, यानी वाटर वेपर की मात्रा जितनी घटेगी, यानी कि वो वातावरण गर्म होगा और रेट ऑफ इवापोरेशन उतना ज़्यादा होगा। थर्ड बात, विंड स्पीड, जितना ज़्यादा विंड स्पीड होगा, यानी विंड जितने तेज़ी से चलेगी उतना ही रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा। और नंबर 4 आपका हो गया टेम्परेचर की बात कर लिया। हाँ, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, उसका एग्जांपल मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था कि एक कपड़े को सिकोड़ करके रख दिया जाए और एक को फैला कर रखा जाए। तो सिकुड़ा हुआ कपड़ा जो है वो बहुत देर से सूखेगा, और जो फैलाए हैं हम कपड़ा फैला करके रखते हैं वो जल्दी सूख जाता है। तो सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा इवापोरेशन उतना फास्टर होगा। इसका और एक एग्जाम्पल कि जब हम लोग कप में चाय पीते हैं तो कप का सरफेस एरिया कम होता है, तो इस वजह से वो ज़्यादा देर तक गर्म रहता है चाय उसमें। और वही सॉसर में डाल के पिए हम, मतलब एक बड़े से चौकोर बर्तन में पिए, तो वो चूंकि एरिया उसका बढ़ गया तो वो जल्दी से वो कूल हो जाएगा। इवापोरेशन जो है वो सबसे स्लो रेट से उसमें होगा। अब जो इसी कड़ी में हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग का जो है टॉपिक आज का है इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। मैं पहले बता दूं कि आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। दो बातें, पिछले वीडियो में मैं भूल गया था कि मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे बनाने के लिए, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, इन सब से रिलेटेड। तो उसमें 4 टाइप के क्वेश्चन दिए गए थे, ए बी सी और डी, आप लोग पिछले 2 या 3 दिन पहले के वीडियो में। तो आज मैं उनमें से ए और बी बताऊंगा, और इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग से रिलेटेड 2 केस मैं बताऊंगा, 2 केस। तो पहले चलते हैं कि टॉपिक है हमारा इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, कि सर जहां भी इवापोरेशन होगा वहां पे कूलिंग होगा, तो ये कैसे होगा, ये पहले जाना था। तो कहीं भी यदि इवापोरेशन होगा तो इवापोरेशन के लिए वो क्या करेगा, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये काम करेगा। इसका मतलब आप समझे कि वो आसपास के इन्वायरमेंट से, या जहां पर वो कूलिंग कर रहा है उस इन्वायरमेंट से वो हीट लेगा। किस लिए? वेपराइज करवाने के लिए, उस सब्सटेंस को वेपराइज करवाने के लिए। जैसे मैं यदि बात करूं कि यदि कहीं पानी छिड़क दिया जाए, गर्मी के दिनों में पानी छिड़कते हैं ताकि रूम ठंडा हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोग वहां पर पानी छिड़कते हैं तो वो लेटेंट हीट लेता है उस धरती से, उस आसपास से, और पानी जो वेपर बन के ऊपर उठता है और उधर से ठंडी हवा उस तरफ बढ़ती है। तो इस वजह से इवापोरेशन कूलिंग का कारण बनता है। इवापोरेशन कैसे कूलिंग का कारण बनता है, फिर से मैं एक बार बता दूं। वो इसलिए कूल करता है, सिंपल एक बात आप बताइए, एक सिंपल सी बात है। यदि एक रूम है, उस रूम की गर्मी को हम कोई ले ले, यदि उस रूम की गर्मी को कोई ले ले, खींच ले कहीं से, तो वो रूम क्या हो जाएगा, आप ही सोच के बताइए। वो रूम ठंडा हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट यहाँ इवापोरेशन में होता है। जब भी किसी जगह पर इवापोरेशन होता है तो वहां पर आपका जो इन्वायरमेंट होता है उससे वो हीट ले लेता है, और हीट लेने के बाद उसको वेपराइज कर देता है। तो अंदर से किसी इन्वायरमेंट से हीट हम ले लेंगे तो उस जगह पे क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो यही कारण है इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग का। नेक्स्ट जो आपको इसी कड़ी में मैं बात कर रहा था, तो 2 क्वेश्चन की बात की है मैंने। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, इफ वी पुट स्पिरिट ऑन बैक ऑफ आवर हैंड, इस तरफ यदि हम स्पिरिट या परफ्यूम दोनों में से आप कोई भी चीज रखते हैं तो हमारे हाथ पर कूलिंग सेंसेशन होता है, हमारा हाथ कूल होने लगता है। क्यों कूल होता है भाई, क्यों ठंडा होने लगता है? तो कारण है, हमारे हाथ की यदि बात करें, ये मान लीजिए हाथ का सरफेस है, इस पर आप रख दिए थोड़ा सा स्पिरिट रख दिए, तो स्पिरिट क्या है, लिक्विड स्टेट में है। तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि मैं हीट लेकर के, लेटेंट हीट के रूप में, ध्यान दीजिएगा, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेकर के क्या चाहेगा कि मैं
वेपर में चेंज हो जाऊं, और ऐसा ही होता है। वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन रिक्वायर करने की कोशिश करता है। अब वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहाँ से लेगा? तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेता है हमारे हैंड से, बैक पोर्शन ऑफ आवर हैंड, इस पर हमने रखा, तो इसी जगह से वो लेटेंट हीट लेगा ताकि वो वेपराइज हो सके। और जब ये लेटेंट हीट यहाँ से लेगा तो सोचिए, यहाँ पर जो गर्मी थी उसको वो ले रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा ठंडा हो जाएगा। बर्फ भी ठंडा हमको इसीलिए लगता है क्योंकि वो हमारे हाथ से लेटेंट हीट लेना चाह रहा है, लेकिन वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। वो लेटेंट हीट लेता है जिसकी वजह से वो इसलिए लेता है ताकि वो अपने अगले स्टेज यानी कि लिक्विड स्टेट में चेंज हो सके। और वो ऐसा ही जब करता है तो हमारे हाथ का टेम्परेचर या जहाँ भी बर्फ हम रखे हुए हैं वहाँ का टेम्परेचर लो हो जाता है और ठंड लगने लगती है वहाँ। तो ये तो हम लोग समझ गए। यदि आप इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे कि स्पिरिट जब हम अपने हाथ पे रखते हैं तो वो वेपर स्टेट में चेंज होने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की उसको जरूरत होती है, और उस जरूरत को वो पूरा करता है हमारे हाथ से लेटेंट हीट ले करके। और जब वो हमारे हाथ से लेटेंट हीट ले लेता है तो हमारा हाथ एज ए रिजल्ट ठंडा पड़ जाता है, ठंडा लगने लगता है वहाँ पर। तो ये पहला एग्जाम्पल हुआ आपको समझाने के लिए। अब इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन आपको देता हूँ बोर्ड पर और मैं उसको फिर समझाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है तो वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट बिकम कूल इन समर। मतलब हम लोग अक्सर देखे हुए हैं कि जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें पानी गर्मी के दिनों में ठंडा रहता है। इस पर एक कहानी भी थी छोटी सी, सुन लेते हैं हम लोग जरा। कहानी क्या थी कि एक बार कालिदास को सभा में बोला गया, तो उनका रंग चूंकि काला था तो बहुत बेइज्जती होती थी। तो कालिदास जो है वो बोले कि आप 2 घड़ा मंगाइए, एक घड़ा सोने का एक घड़ा मिट्टी का। दोनों में पानी रखा गया और बोला गया कि उसको दोनों को धूप में रख दीजिए। धूप में रखा गया। बाद में पानी बोला गया कि आप लोग पी के देखिए। तो पानी जो है वो सोने के घड़े का जो पानी था वो गर्म हो जाएगा ऑब्वियसली, और मिट्टी के घड़े का पानी उतना ही ठंडा था। और इस कहानी से ये सिंबलाइज किया गया, ये बताया गया कि आदमी के गुण जो होते हैं वो ऊपर होते हैं, ना कि उसकी सूरत उसकी कैसी है उससे मतलब नहीं है, वो कितना गुणवान है। खैर ये तो एक रोचक कहानी हो गई इस कड़ी में। आगे इसमें हम लोग जाने कि ये जो घड़े का पानी ये ठंडा क्यों होता है। तो देखिए, घड़े के पानी की यदि हम बात करें तो घड़े के पानी में जरा सोचेंगे तो आप देखेंगे कि घड़ा में छोटा छोटा एकदम स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं, स्मॉल छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जिन छेद से अंदर का पानी बाहर की ओर सिप करता है, बाहर आ जाता है हल्का हल्का पानी। अब बताइए, अब वो जो बाहर पानी आया है वो क्या होगा, इवापोरेट होगा। इवापोरेट होगा तो वो 2 काम करेगा, एक तो बाहर से हीट लेगा ही वो, मतलब सन से। दूसरा चीज और, ये वेपराइज होने के लिए अंदर से भी हीट लेगा। किस रूप में? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हम लोग पढ़े थे कि ये क्या है लेटेंट हीट, तो ये केवल पार्टिकल्स को दूर दूर कर देने तक का हीट है, और उसके बाद तो बाहर से हीट मिलेगा तो वो वेपराइज हो जाएगा। लेकिन इस दौरान उसने अपने मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए, मॉलिक्यूल्स के बीच को की दूरी बढ़ाने के लिए, अंदर के सॉरी मॉलिक्यूल्स मैंने बोल दिया पार्टिकल्स की दूरी को बढ़ाने के लिए, लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर होते हैं इस ढंग से, लेकिन इसको गैस बनाना है यानी कि ऐसा कर देना है और दूर दूर, तो इस वजह से इसको और हीट की जरूरत पड़ेगी। तो वो लेटेंट हीट के रूप में अर्दन पॉट के अंदर के पानी से वो लेटेंट हीट ले लेगा। अब बताइए, अंदर के पानी से वो लेटेंट हीट लेगा, तो अभी मैंने बताया कि रूम के अंदर से यदि मैं हीट ले लूँ तो रूम क्या हो जाएगा, ठंडा। तो ऐसे ही उस घड़े के पानी के अंदर से लेटेंट हीट ले लिया गया तो घड़े के अंदर का पानी कैसा हो जाएगा, आप लोग सब लोग समझ गए, ठंडा। तो ये 2 कंसिक्वेंस था, 2 रिजल्ट था जो हम लोगों ने पढ़ा किसके ऊपर, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। ऐसे भी इसमें 4-5 क्वेश्चंस और हैं जो मैं आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा 2-2 करके। फिलहाल अब हम लोग चलते हैं जो क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले 2-3 दिन पहले वीडियो में दिया था, और वो था डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, इन सब का इंटर कन्वर्जन, आपस में कैसे हम इनको कन्वर्ट करेंगे। तो उस कड़ी में अब हम लोग चलते हैं और पहला क्वेश्चन उसका डील करते हैं।
नेक्स्ट जो पहला क्वेश्चन हमारा जो पिछले कुछ वीडियोस में था टेम्परेचर रिलेटेड, आई एम वेरी सॉरी कि उसको मैं बता नहीं पाया, ध्यान नहीं रहा मुझे, लेकिन आज मुझे याद आया कि मैंने उसे नहीं बताया था, तो आज के वीडियो में मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन था हमारा कन्वर्ट इनटू केल्विन। ये सेल्सियस में दिया हुआ, इसको केल्विन में बदलना है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है तो उसको केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस जोड़ देंगे, यानी उसको 273 में जोड़ देंगे। ठीक है, अब आप बताइए, सो 37 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 प्लस 37 डिग्री के, ऐसे के लिख दीजिएगा। 7 3 10, 7 3 10 1, 7 3 10 1 11, 310 केल्विन। फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट था हम लोग का 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस में भी वही होगा, 27 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 प्लस 27 केल्विन। इसको जोड़िएगा आप तो 0, 7 2 9 1 10 और 300 केल्विन। थर्ड पार्ट में आ जाइए आप। थर्ड पार्ट में यदि बात करें तो -40 डिग्री सेल्सियस था, इसका भी -40 प्लस 273 केल्विन। 273 में से 40 आप घटा दीजिए तो 3 में से 0 गया 3, 7 में से 4 गया 3 और 2 तो रह ही गया, 233 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका -73 डिग्री सेल्सियस। इसको करने के लिए फिर वही -73 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ऐड करेंगे। 273 में से 73 गया तो 200 केल्विन। पांचवें की बात करें तो पांचवें क्वेश्चन में -273 डिग्री सेल्सियस था आपका, तो इसको भी -273 प्लस 273 केल्विन प्लस करना हम लोग को 0 केल्विन। ये आ गया आपका 0 केल्विन। अब नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग कि क्वेश्चन था सेकंड हम लोग का कन्वर्ट इनटू सेल्सियस। तो अगले में देखते हैं हम लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कन्वर्ट इनटू सेल्सियस से रिलेटेड, मतलब अब जो मैं दूंगा टेम्परेचर उनको सेल्सियस में कन्वर्ट करना। तो पहला है हमारा क्वेश्चन 77 केल्विन। 77 केल्विन। तो अभी आप जाने थे कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हमको 273 ऐड करना होता था। तो अब बताइए, आप ऐसे समझिए, T डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस। अब हमको तो सॉरी T केल्विन, ये केल्विन में आ जाता था, तो अब हमको केल्विन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और हमको चाहिए सेल्सियस में, तो हमको क्या करना होगा, 273 इक्वल टू T डिग्री, यानी केल्विन में जो टेम्परेचर है उसमें से क्या करना होगा, 273 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो अब आप करते चलिए, 77 माइनस 273 पहले का केल्विन, 77 में से घटा लिया आप, 3 में से 7 गया 6, 6 में से 7 गया 9, 196 माइनस में केल्विन, पहले का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो हम लोग का था वो था आपका 37 केल्विन। इसको भी 37 माइनस 273 केल्विन, माइनस में आ जाएगा, 13 में से 7 गया 6 और ये हो जाएगा 6, 6 में से 3 गया 3, 236 केल्विन। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन हमारा था 177 केल्विन। तो 177 माइनस 273 केल्विन, गलती लिख रहा हूँ मैं, डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री सेल्सियस, ये सब आपका हो गया डिग्री सेल्सियस में, कितना डिग्री सेल्सियस। तो 13 में से 7 गया 6, 16 में से 7 गया 9 और 1 में से 1 गया 0, तो इतना माइनस में डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 137 केल्विन। तो 137 माइनस 273, 13 में 7 गया 6,
100 में से 3 गया 3 और 2 में से 1 गया 1। और 5वां क्वेश्चन जो था आपका वो था -273 केल्विन। तो आपका हो जाएगा क्या, -273 + 273 0 डिग्री सेल्सियस। जो था आपका इसमें गलती से प्लस लिखा गया था, उसको माइनस कर लीजिएगा। 546 डिग्री सेल्सियस माइनस